आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी दोस्तों। तो यहां पर यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए आंसर राइटिंग चैलेंज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये 50 डेज का आंसर राइटिंग चैलेंज है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और प्रतिदिन एक क्वेश्चन होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट पेपर से होगा। मतलब आज जैसे हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं तो कल हम लोग ज्योग्राफी से करेंगे, फिर हम लोग पॉलिटी करेंगे, फिर हम लोग इकोनॉमी करेंगे और फिर हम लोग साइंस टेक करेंगे। तो ऐसे और एक दिन हम लोग क्या करेंगे, एक दिन हम लोग गवर्नेंस, आईआर और रेसिडुअल टॉपिक्स जो हैं उन पर आधारित कर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। सभी लोगों से मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा पहले इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाए ताकि सभी बच्चे लोग इसे ज्वाइन कर सके। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि साउंड और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं सबको, ताकि हम लोग सेशन को आगे बढ़ा सके। जल्दी से सभी लोग बताइए। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सेशन में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बता दें। ठीक, देखिए 50 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज है एक, याद रखिएगा। और यहां पर दोस्तों 50 दिनों में हम लोग, याद रखिए, जो भी लोग ऐसे हैं जिनको आंसर राइटिंग कुछ भी बिल्कुल भी नहीं आती है, उनको बता दूं, उनको एक वीडियो देखना है जो मैंने कल आपको दिया था। कौन सा वीडियो दिया था आप सभी लोग देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं उस पर जाइएगा दोस्तों, क्लिक करिएगा ऐसे वीडियो पे। तो यहाँ पे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से। इसके बाद वीडियोस में जाइएगा दोस्तों, और वीडियोस में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा जीरो से आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। ये 55 मिनट की वीडियो है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो देखने के बाद जैसा दोस्तों आपको आंसर राइटिंग के लिए आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, मेन बॉडी कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, समीक्षा में क्या लिखना है, व्याख्या में क्या लिखना है, आलोचना में क्या लिखना है, विश्लेषण में क्या लिखना है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग ये जो शुरुआत कर रहे हैं ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों, फ्री एकदम प्रोग्राम है, फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और जब आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, तो आपका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो YouTube पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डेली इसका टाइम जो है वो आपका 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में रहेगा। लाइव सेशन रहेगा, याद रखिएगा। आप सबको लाइव सेशन में जुड़ना है। एक काम आप लोग को करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर दीजिए और बता दीजिए साउंड वीडियो क्लियर है तो, और एक बार लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए ताकि सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सके। ठीक है, जल्दी से। अब क्वेश्चन है आज का, मैंने आपको बता दिया प्रोग्राम कैसे कैसे चलेगा। डेली एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट पेपर का रहेगा। ठीक है, और 6 दिन हम लोग चलाएंगे। संडे को आपका दोस्तों एक टेस्ट होगा। ठीक है, वो हमारे एप्लीकेशन पे होगा। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। क्लियर है। एक और बात दोस्तों, एक और बात यह है, याद रखिए, यहां पर देखिए, जैसे ही आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट या आप एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारा ये इस तरीके से आपको एप्लीकेशन देखिएगा, कैरियर विद आशुतोष एप्लीकेशन। आपको बता दूं कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। तो वहां पर देखिए, इस समय ये ओपन नहीं हो रहा है इस समय। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको क्लास के बाद बताता हूं, क्लास के बाद बताता हूं। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर हर संडे को आपको आंसर राइटिंग का टेस्ट भी मिलेगा। अब दोस्तों, जो लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम में कॉपी चेक कराना चाहते हैं, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके लिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर आपको कॉपी चेकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। जिन प्रश्नों को यहां पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसकी कॉपी भी आप वहां पर चेक करा सकते हैं। ठीक, क्लियर है। ये आपके सामने ऑप्शन है आप सभी दोस्तों के लिए। यहां पर इंदु जी जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड। और जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण करिए। एनालाइज करना है आपको, बताना है कि भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। आंसर राइटिंग के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए,
यहाँ पर आपको जो सूचना दे दें कि होली की सेल हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है, सभी कोर्सेज पर आपको 60% की छूट दी जा रही है, चाहे वो यूपीपीसीएस की फाउंडेशन बैच हो, आरओ की विजय बैच हो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टारगेट बैच हो, ऐसे राइटिंग की बैच हो, सब पर आपको ये छूट मिल रही है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। ये आपको 12 मार्च तक प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमारी फाउंडेशन बैच लोवेस्ट प्राइस पर अवेलेबल है आपके लिए। आप देख सकते हैं 80% डिस्काउंट पे आपको ये बैच मिल रही है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मींस की संपूर्ण तैयारी 2025 के लिए आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक। चलिए अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखिए क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। ये 3 आपका फॉर्मेट होता है दोस्तों। याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन कितने शब्द का है, तो 125 शब्द में आपको लिखना है और 8 अंक का क्वेश्चन है, मतलब ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। याद रखिएगा इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखना है 125 शब्दों में। अब 125 शब्द है तो शब्द के हिसाब से अपनी शब्द सीमा भी बना लीजिए। इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कितने पैराग्राफ में लिखेंगे, मेन बॉडी कितने शब्द में लिखेंगे, कंक्लूजन कितने शब्द में लिखेंगे, ठीक। तो लगभग 1 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन हो गया और 1 पैराग्राफ का आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक। क्लियर है। 125 शब्द मतलब लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 पेज आपको क्या करना है, ये लिखना है टोटल आंसर, ठीक है। सभी लोगों से बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों याद रखिए मेन बॉडी बचा, आपको कितना पैराग्राफ बचा, तो मान के चलिए आप अगर टोटल 5 पैराग्राफ लिखते हैं तो लगभग 3 पैराग्राफ आपको लिखना है मेन बॉडी में, ठीक है, मुख्य प्रसंग में। और याद रखिए दोस्तों यहां पर जब शॉर्ट आंसर रहे, जब शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन रहे तो मेन बॉडी में आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज भी आप अपना लिख सकते हैं कमेंट्स, ठीक है। मेन बॉडी में आपको क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज भी अपने आंसर में पॉइंट्स के फॉर्म में भी आप आंसर कर देंगे तो चलेगा, लेकिन लॉन्ग आंसर वाले में 200 शब्दों वाले में आपको पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं, पैरा के फॉर्म में ही लिखना आइडियल रहेगा। यहां पे आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मैंने आपको चीज बता दी, जो रूल्स हो गए जो आपको क्लियर होने चाहिए, मतलब 1 से 1.5 पेज में लिखना है तो 1 पैराग्राफ ये, 3 पैराग्राफ ये, या पॉइंट वाइज लिख लीजिए, और या तो आपको किसी एक का चयन करना है। रिकमेंड करूंगा पॉइंट वाइज आप लोग लिखें शॉर्ट वाले में, और कंक्लूजन में दोस्तों आपको 1 पैराग्राफ, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों सबसे पहले आ जाइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की शुरुआत जो करेंगे वो किसी पॉलिटिकल थिंकर से स्टार्ट कर सकते हैं, राजनीतिक विचारकों के कथन से स्टार्ट कर सकते हैं, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कथन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, ठीक है, पंडित नेहरू हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप क्या स्टार्ट कर, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो आप इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई कवि की पंक्तियां हैं उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आलोचकों के कमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहां पर जब स्टार्ट आप करें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। ये कथन किसने कहा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट से बताइए, ये कथन किसने कहा, आप सबको बताना है, सबको फटाफट से बता देना है जल्दी से, ठीक है। इससे शुरुआत कीजिए। और ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये कथन है आपका वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर साहब का कथन है। याद रखिएगा इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखकर बताया है 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और बिल्कुल दोस्तों ये हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम ही था। क्यों, उसका कारण बता दूं, क्योंकि देखिए जितनी भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं पुरानी, वो सब अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई। याद रखिएगा जब शासन अंग्रेजों का हो और भारत की जनता जो है वो गुलाम थी, तो
जब जनता कुछ भी क्रांति करेगी या जनता कुछ भी स्टेप लेगी अपनी आजादी के लिए, तो उनके लिए वो विद्रोह ही होगा, अंग्रेजों के लिए वो विद्रोह ही होगा। तो हमें विद्रोह शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसको काट कर हमें 1857 की क्रांति लिखना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन चूंकि किताबों में एनसीईआरटी में हर जगह दोस्तों विद्रोह ही लिखा है, तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाने लगा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? जल्दी से बताइए आप सभी दोस्त लोग, ठीक। ये हम लोगों ने देख लिया, क्लियर है, सबको स्पष्ट हो गई बात? चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। यहां से स्टार्ट करेंगे। जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, तो एग्जामिनर को एकदम क्लियर हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं इस 1857 के विद्रोह के बारे में सभी चीजें पता है, क्योंकि एक पावरफुल इंट्रोडक्शन आपने दिया कि वीडी सावरकर साहब ने कहा कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। ठीक है, ये क्रांति नहीं थी दोस्तों, ये स्वतंत्रता संग्राम था पहला, ठीक, याद रखिएगा। तो यहां से आप स्टार्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है यहां पर इंट्रोडक्शन में कि पहले तो आपको विश्लेषण करना है, ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, कैसे निर्णायक मोड़ था, अब यहां पर दोस्तों क्या करना है, आपको बताना है। क्या बताएंगे दोस्तों, यहां पर देखिए निर्णायक मोड़ ऐसे साबित हुआ क्योंकि जब ये विद्रोह आपका हुआ, जब ये क्रांति आपकी हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हो गया, समाप्त हो गया, और उसके बाद ब्रिटिश शासन, सीधे ताज का शासन भारत में लागू हो गया। ठीक है, तो निर्णायक मोड़ इस प्रकार से था कि कंपनी का शासन जो कितने सालों से चला आ रहा था वो समाप्त हो गया और सीधे ब्रिटिश शासन या प्रत्यक्ष ताज का शासन भारत में लागू हो गया। वैसे भी हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन और कंपनी के शासन को हम लोग यहां पर क्लासिफाई करते हैं। कंपनी का शासन कब से कब तक मानते हैं, हम लोग मानते हैं जो डॉक्यूमेंटेड है 1773 से 1857, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, हम लोग मानते हैं, ठीक। और इसके बाद दोस्तों हम लोग 1858 से लेकर 1947 तक हम मानते हैं ब्रिटिश ताज का शासन। किसका मानते हैं, ब्रिटिश ताज का शासन मानते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके यहीं पर विद्रोह हुआ और यहां पर विद्रोह होने के बाद यह शासन समाप्त हो गया और सीधे ब्रिटिश ताज का शासन भारत में लागू हो गया। क्लियर है दोस्तों, निर्णायक मोड़ साबित हुआ। और अंग्रेजों का ये जो माइंडसेट था ना दोस्तों कि हम अजेय हैं, वो माइंडसेट भी अंग्रेजों का टूटा। अंग्रेजों को भी ये समझ में आ गया कि भारतीय इतना साहस भारतीय रखते हैं कि वो अपनी आजादी के लिए कदम उठा सकते हैं। हमें भारतीयों को हमने अंडर एस्टिमेट किया था। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना है। और भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज परिवर्तित इंपॉर्टेंट रही कि भारतीयों के अंदर ये साहस आ गया कि हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंक सकते हैं यहां से और स्वशासन या स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर है, जिसका जबरदस्त एग्जाम्पल दोस्तों यहां पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिखाया जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे चाहे नाना साहब को ले लीजिए आप, चाहे तात्या टोपे को ले लीजिए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, ठीक है, इन सभी लोगों ने, चाहे कुंवर सिंह को ले लीजिए, अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया जो आप सबको पता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सबको स्पष्ट हो गया कि नहीं भाई, जल्दी से बताइए। यहां पर सबको स्पष्ट हो गया? आप सभी लोगों से बोल रहा हूं, इतना आप सबको स्पष्ट हो गया होगा, इतना आप सभी लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, आप सभी लोग दोस्तों यहां पर देखिएगा, चलिए अब देखिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, यह हम लोगों को ने लिख लिया। अब दोस्तों इंट्रोडक्शन में आपने यहां से शुरुआत की कि 1857 का क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद आप बता दीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया गया था, नई इनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस की गई थी, और क्योंकि चर्बी जो थी उसे मुंह से खोलना पड़ता था, सॉरी वो कारतूस जो था उसे मुंह से खोलना पड़ता था, और उसमें यह अफवाह फैल गई कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। और गाय और सुअर की चर्बी जो हिंदू और मुस्लिमों दोनों के लिए क्या थी, धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, क्यों? संवेदनशील थी। क्यों? क्योंकि हम गाय की पूजा करते हैं। ठीक है, हमारे लिए धार्मिक रूप से गाय पूजनीय है, और अगर उसकी चर्बी का उपयोग किया गया तो हम उस राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सैनिकों के दिमाग में भी एक चीज गई, क्या गई कि अंग्रेज जो है हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। अभी तक तो भारतीयों ने सारे चीजें सह ली, सामाजिक कष्ट, राजनीतिक कष्ट, आर्थिक कष्ट,
लेकिन दोस्तों जब धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना शुरू किया अंग्रेजों ने, तब सैनिकों का आक्रोश जो है वो रुका नहीं, फिर वो आक्रोश फूट पड़ा 1857 की क्रांति के रूप में। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर हमला करके इस विद्रोह की शुरुआत की थी, इस क्रांति की शुरुआत की थी। आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, स्पष्ट हो गया यहां तक। इस तरीके से दोस्तों आपको यहां पर आंसर को लिखना है, फॉर्मेट करके बताना है, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों कि मंगल पांडे को उन्होंने, अकेला था सैनिक, तो उन्होंने फांसी दे दिया। लेकिन याद रखिएगा उसके बाद मेरठ में 85 लोगों ने क्या कर दिया, उस राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया 85 सैनिकों ने। तब उनको क्या किया गया, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया, उनको फांसी नहीं दी, उनको जेल में डाल दिया। ये फर्क होता है दोस्तों संख्या बल का। अगर एक व्यक्ति क्या करता है, अगेंस्ट जाता है प्रशासन के, तो उसे क्या होता है, उसे फांसी मिलती है, और 85 लोग मना करते हैं तो उन्हें केवल जेल मिलती है। समझ में आ रही बात, ठीक है, जेल की कैद मिलती है। ये परसेप्शन, ये संख्या बल की शक्ति होती है दोस्तों, इस बात को आपको समझना चाहिए। क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप सभी दोस्त लोग, मैं आप सभी लोगों से यहां पर पूछ रहा हूं, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को स्पष्ट हो गया होगा, यहां तक उम्मीद करता हूं सभी लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा 8 अप्रैल को, यहां पे मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया था, विद्रोह की शुरुआत की थी, ठीक है, क्रांति की शुरुआत की थी। मैं पॉइंट पे लिख रहा हूं, बाकी आप लोग सेंटेंस में बना लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर 8 अप्रैल 1857 को याद रखिएगा, यहां पर मंगल पांडे को फांसी दी गई, ठीक है, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको यहां पर बताया। क्लियर हो गया कि नहीं? सब लोग बताइए ईमानदारी से भाई, सबको स्पष्ट है ना? जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए, यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को समझ में आ गया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना है, बताना है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप लोग को उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इंट्रोडक्शन आपने लिखा, इसको आप एक पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा इंट्रोडक्शन कभी भी हेडिंग नहीं लिखते, या प्रस्तावना कभी भी हेडिंग नहीं डालते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको कभी भी हेडिंग नहीं डालते, या प्रस्तावना कभी भी हेडिंग नहीं डालते। इसको मोटा मोटा एक पैराग्राफ में आपको लिखना है, ये बात याद रखिएगा, मोटा मोटा एक पैराग्राफ में लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद 85 सैनिकों को 10 साल की सजा दी गई, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आ जाइए दोस्तों किस पर, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में दोस्तों आपको बताऊं, मेन बॉडी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मेन बॉडी में आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। मेन बॉडी आपके इंट्रोडक्शन से जस्ट आगे जानी चाहिए और कंक्लूजन से पहले, ठीक है। ये मेन बॉडी होती है, मुख्य प्रसंग होता है। और इस मेन बॉडी में हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमेशा चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ठीक है, मैप, ठीक है, टेबल, इन सब चीजों का जरूर उपयोग करें, ठीक है। और अगर उपयोग करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो जरूर से आप मैप बना सकते हैं दोस्तों, एक रफ मैप इंडिया का बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक, सभी लोग। क्योंकि देखिए आपको नॉलेज कितना है इस पर आपका सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, आप कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं उस नॉलेज को, उस पर आपका सिलेक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आपका नॉलेज जो है वो 60% है, लेकिन 40% दोस्तों प्रेजेंटेशन भी है, इस बात को याद रखना है। रेलेवेंट फैक्ट्स लिखने हैं, लेकिन रेलेवेंट फैक्ट दिखने भी चाहिए। अब किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छा नॉलेज है, वो 5 बार से एग्जाम दे रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन उसकी बहुत पुअर है, तो जब एग्जामिनर को दिखेगा ही नहीं दोस्तों तो नंबर कैसे देगा। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 3 बार 4 बार मेंस देते हैं, लेकिन क्लियर नहीं कर पाते फाइनली। क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है। आंसर राइटिंग आपका नॉलेज का परीक्षण नहीं दोस्तों, कितना बेहतर तरीके से आप नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं उस पर आपका सिलेक्शन होता है। एग्री करते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए आप सब लोग फटाफट से, ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है भाई? जल्दी से बता दीजिए। अब मेन बॉडी में देखिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको पता है
यहां पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, विद्रोह की शुरुआत आपने बता दी, ठीक है, विद्रोह की शुरुआत आपने बता दी, क्रांति की शुरुआत आपने बता दी, और फांसी दे दी गई सैनिकों को, यह भी आपने बता दिया। इसके बाद मेन बॉडी में बताइए दोस्तों, यहां पर विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है, विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे, मतलब कहां पर किसने नेतृत्व किया, कहां पर किसने नेतृत्व किया, कहां पर किसने नेतृत्व किया। जैसे नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे उनके सलाहकार थे, तात्या टोपे उनके सेनापति थे, वो उनके साथ लड़ते हैं, फिर ग्वालियर में आके लड़ते हैं, ठीक, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, आरा से, बिहार से, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया। ये पूरा बताइए इसके बारे में, ठीक है, पूरा इसके बारे में बताइए। सबसे पहली चीज आपको ये बताना है, ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, दिल्ली से बख्त खान ने नेतृत्व किया, बख्त खान ने नेतृत्व किया, और बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हर जगह पर दोस्तों इस विद्रोह को दबा दिया। क्यों दबा पाए, क्योंकि हर जगह दोस्तों एक समय में विद्रोह नहीं हुआ, क्रांति एक समय में नहीं हुई। अगर एक समय में होती तो अंग्रेजों के लिए टैकल करना मुश्किल होता, क्योंकि अलग अलग जगह पर उनको डील करना था एक एक व्यक्ति से, तो बहुत पूरा प्रशासन उनके पास था, पूरी टीम उनके पास थी। उन्होंने क्या किया, आराम से इस विद्रोह को दबा दिया, याद रखिएगा। और कुछ भारतीय लोग राजा थे, रियासतों के राजा, जिन्होंने अंग्रेजों को सहयोग किया, आप सबको पता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वो देसी रियासतों के राजाओं ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से भारतीय के अगेंस्ट हो गया, जिसकी वजह से विद्रोह को अंग्रेज दबा पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। दबाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, आप सबको पता है, आप विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। तो 1858 में यह विद्रोह आपका समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है क्या क्या परिवर्तन हुए 1857 के विद्रोह से, क्या क्या परिवर्तन हुए दोस्तों, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों देखिए, ताज का शासन लागू हो गया। किसका शासन, यहां पर ब्रिटिश ताज का शासन लागू हो गया 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या की गई, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई, धार्मिक नीति अपनाई गई। मतलब धार्मिक सहिष्णुता मतलब क्या, हर एक धर्म वाला दूसरे धर्म को वाले को बर्दाश्त करे, ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में आपने देखा कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार भी अंग्रेजों ने, मिशनरियों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ, ठीक है। तो मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन ना हो, यह कहा गया स्पष्ट रूप से, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। इसके बाद एक और कारण था जिससे भारतीय राजा आक्रोशित थे कि पुत्र को, जैसे किसी राजा को क्या है, संतान नहीं है, ठीक है, पुत्र नहीं है, तो उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं होता था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति जो थी, उसके तहत उसके साम्राज्य को मिला लिया जाता था अंग्रेजी साम्राज्य में, ठीक है, जिसके कारण भारतीय राजा भी काफी सारे असंतुष्ट थे। और आपने सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को, जिस पुत्र को अडॉप्ट किया था, पीठ पर बांधकर दोस्तों अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था, ठीक है, ये कारण था दोस्तों। तो दत्तक पुत्र को क्या किया, उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया, ठीक है, स्वीकार किया गया। और लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति त्याग दी गई, लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति त्याग दी गई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति त्याग दी गई। ये सारे पॉइंट पर अगर लिखेंगे ना दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा। सब लोग याद रखिएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, आपको एकदम क्लियर है ये क्रांति, और आपको पता है कि निर्णायक मोड़ क्यों है, यही आप बता रहे हैं एनालाइज करके। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर सेना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, सेना में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो गए। तो यहां पर सेना में भी भारतीयों की संख्या में कमी की गई। ठीक है, भारतीयों की संख्या में कमी की गई और यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, शस्त्रागार वो यूरोपियों के पास रहे। ठीक है, यूरोपियों के पास रहे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका एक आइडियल आंसर रहेगा। सारे के सारे देखिए मेन बॉडी में आपने पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिए हैं, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो आपने कवर नहीं किया या जो आपसे छूटा हो। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में आप ये कब लिख पाएंगे दोस्तों इस तरीके से? जब लिख पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड बुक जो है, जो मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, तो आप सब लोगों से कहूंगा स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें, क्योंकि स्पेक्ट्रम से बेस्ट कोई बुक नहीं है। और हमारी जो फाउंडेशन बैच है जो 6 तारीख से कल से स्टार्ट हुई है, उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट भी कर रहे हैं दोस्तों स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो आपको सीधे वहीं से ज्वाइन भी कर लेना है। ठीक है, और पूरी स्पेक्ट्रम की बुक लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस, एनसीईआरटी आधारित क्लासेस आपको दी जा रही है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ये चैप्टर कल मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ के आए। ठीक है, तो उसको डिस्कस करके बाकायदा क्लास ली जाती है, उस पीडीएफ नोट्स दे दी जाती है, आपका वीकली टेस्ट होता है, जिससे आपकी तैयारी होती रहती है। प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी लेकर हम लोग चल रहे हैं। उसमें टॉपिक पढ़ाया मैंने, जैसे 1857 की क्रांति, फिर मैंने क्वेश्चन दिया प्री के, आपने क्वेश्चन यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर के लगा लिए, फिर मेंस के क्वेश्चन मैंने दिया, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, और उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपने नोट्स बना लिए, 200 शब्दों में कंप्लीट कर लिया 1857 का विद्रोह क्लियर। फिर जब आपको रिवाइज करना है, फिर वही नोट्स रिवाइज करना है बार बार, फिर और कुछ नहीं रिवाइज करना आपको। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों हमारे फाउंडेशन बैच का। आप सभी लोग इस बैच को इसीलिए ज्वाइन कर सकते हैं, 80% का डिस्काउंट, बहुत आसान है, होली तक आपके पास मौका है, चूकिएगा नहीं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब दोस्तों कंक्लूजन में आ जाइए। अब आ जाइए कंक्लूजन या उपसंहार कहते हैं, क्या कहते हैं? उपसंहार या कंक्लूजन। यहां पर देखिए ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको एक पैराग्राफ पर्याप्त होगा, एक पैराग्राफ पर्याप्त होगा। ठीक है, याद रखिए जब 125 शब्द का पूछेगा तो उसमें आपको मेन बॉडी पॉइंट में कर लेना है और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पैराग्राफ में। ठीक है, इस शुरुआत हमेशा एक पॉलिटी का क्वेश्चन है तो पॉलिटी के आर्टिकल से, इकोनॉमी का है तो इंडेक्स से कर दीजिए, या बजट की स्कीम से कर दीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से कर दीजिए, या आर्थिक समीक्षा के आंकड़े से कर दीजिए। ठीक है, या पॉलिटिकल थिंकर के स्टेटमेंट से कर सकते हैं अगर पॉलिटी से संबंधित है तो, या आलोचक के कथन से कर दीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विचार से कर दीजिए। ठीक है, इस तरीका कवि है उसकी पंक्तियों से शुरुआत कर दीजिए। ऐसे अगर लिखेंगे ना तो एक याद रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में जो परसेप्शन बनता है वही अंत तक रहता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो एग्जामिनर ताकि मजबूर हो जाए, इसीलिए पावरफुल इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि आपका आंसर पढ़ने को मजबूर हो जाए। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेन बॉडी में आपने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, कुछ भी ऐसा पॉइंट आपने छोड़ा ही नहीं। ठीक, तो ये आपने मेन बॉडी में लिख लिया। ठीक, आप कंक्लूजन में देखिए क्या लिखेंगे। कंक्लूजन में आपको लिखना है उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1857 का विद्रोह एक भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का, ईस्ट इंडिया कंपनी के अमानवीय, अनैतिक, मनमानेपूर्ण शासन का अंत कर दिया और सीधे ब्रिटिश ताज का शासन
लागू हो गया। ठीक है, सीधे ब्रिटिश राज का शासन लागू हो गया भारत में। अब इसके साथ ही आपको यह बताना है कि भारतीयों के लिए यह आंदोलन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन ने भारतीयों के अंदर यह साहस पैदा किया कि हम अंग्रेजों को देश से खदेड़ सकते हैं। अंग्रेज अपराजय नहीं है, अपराजय नहीं है, उनकी पराजय हो सकती है। और जो अंग्रेजी शासन को स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ बताया जाता था, वो स्टील फ्रेम भी दोस्तों डोल सकता है। ये भारतीयों के अंदर विश्वास आ गया इस 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये एक सकारात्मक कदम था। ठीक है, और उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1857 का क्रांति भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने भारतीयों के आत्मविश्वास में वृद्धि की कि अंग्रेजी शासन अपराजय नहीं है, उसका भी अंत किया जा सकता है अगर सही रणनीति हो, सही स्ट्रैटेजी हो, सही मार्गदर्शन हो, तो अंग्रेजों को भी हम हरा सकते हैं और स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेजों के दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ी कि भारतीय भी कमजोर नहीं है, भारतीय भी कमजोर नहीं है। अगर हम शासन अमानवीय रखेंगे, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, राजाओं के अधिकारों से खिलवाड़ करेंगे, तो ब्रिटिश राज का शासन भी अंत हो सकता है। यह सबक अंग्रेजों को भारतीयों ने प्रदान किया। ठीक है, तो यहां तक आप लिख के इसको कंक्लूड कर देंगे। क्लियर होगी बात? तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर से साझा करिएगा। और कल हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या होगा आप लोग को कल लाइव सेशन में पता चल जाएगा। एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक होमवर्क क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन नोट करिए। 1857 की क्रांति असफलता, 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, 125 शब्द। ठीक है, 8 अंक। ठीक है, अब ये आंसर आप लोग लिखेंगे। और याद रखिए, ये दोनों प्रश्न अगर आपको चेक कराना है, ये वाला प्रश्न जो मैंने डिस्कस किया और ये वाला प्रश्न और ये जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन है, उसको फटाफट से डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको यहां पर आपको दोस्तों ये देखिए हमारा मिलेगा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। जैसे एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भारी डिस्काउंट इसमें भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी कॉपी आपकी चेक होकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, मात्र जो भी प्राइस आपको शो कर रहा है, ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र कितने में, आपको 1499। याद रखिएगा, पूरे जीएस के 1 से लेकर जीएस के 6 पेपर की आंसर का इवेल्युएशन या उत्तर लेखन की जो कॉपी चेकिंग है वो आपको हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। मात्र इसमें अर्ली बर्ड ऑफर है, आप ले सकते हैं, होली तक आपको ये ऑफर मिल रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। और जो लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उनको बता दूं, याद रखिएगा उनको परेशान नहीं होना है। उनको परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर है। ठीक है, इस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं प्री और मेंस की, और आंसर राइटिंग, एमसीक्यू डिस्कशन, लाइव टेस्ट, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल रात में 8:30 पे जुड़ना ना भूलिए। धन्यवाद।